पीड़ा दिल छू लेने वाली कहानी। आज रीना के देवर करण की शादी थी। रीना एक बहू और एक भाभी का फर्ज निभा रही थी, पर बेमन से, क्योंकि रीना को पता था उसके ससुराल में उसकी और उसके पति आदित्य की क्या औकात है। रीना का बिल्कुल मन नहीं था कि वह करण की शादी में कोई भी काम करे, पर लोग उसे ही गलत कहेंगे। करण की बारात निकल चुकी थी। रीना भी बारात में शामिल थी। बारात को लड़की वालों के शहर पहुंचने में कम से कम 8 घंटे का समय लगता। रीना काफी थक भी चुकी थी, तो वह चुपचाप आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स करने लगी और पुरानी बातों को याद करने लगी, जिसे याद करके उसका मन घृणा से भर जाता था। आज से 3 साल पहले रीना इस घर की बहू बनकर आई थी। आदित्य बहुत ही अच्छा था और उसे बहुत मानता था, लेकिन जब वह ससुराल आई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर का स्वभाव बहुत ही बुरा है और उसकी एक शादीशुदा ननद थी, नम्रता, जो कि रिश्तों में तो छोटी थी पर बहुत ही मुंहफट और बदतमीज थी। हालांकि रीना की शादी तय होने से पूर्व कुछ रिश्तेदार और पड़ोसियों ने रीना के माता पिता को बताया था कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है, पर उसके माता पिता और बहन का स्वभाव बहुत ही बुरा है। बहन तो चलो शादीशुदा है, मिलना ही कितना होगा, पर रीना का देवर करण भी बहुत शातिर था, लेकिन दिखता नहीं था। रीना जैसे ही विदा होकर ससुराल आई थी, नम्रता की तीखी मिर्ची वाली बातों से समझ गई थी कि वह बहुत ही बदतमीज किस्म की औरत है और उसे छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं था। साथ ही साथ वह ये भी समझ गई थी कि उसके सास ससुर अपनी बेटी की बदतमीजी को हमेशा ही सही मानते हैं। रीना के माता पिता को लगा था कि चलो शादी कर देते हैं, कौन सा रीना को ससुराल में रहना है, वह तो आदित्य के साथ चली जाएगी, कुछ दिन तो वह झेल ही सकती है। ये सोचकर रीना के माता पिता ने उस घर में उसकी शादी कर दी थी, ये जानते हुए कि उस घर में सास ससुर बहुत ही बुरे स्वभाव के हैं। रीना को याद आने लगा कि कैसे उसके ससुराल आते ही नम्रता ने उसका सारा सामान खोलकर तितर बितर कर दिया था और उसमें से जो भी मेकअप, बैग, पर्स, सूट, साड़ियाँ उसे पसंद आ रही थी वे सब रख ले रही थी, बिना अपनी भाभी से पूछे। रीना को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि नम्रता ने अपनी भाभी के 2-4 सोने के जेवर भी रख लिए, जो कि उसके मायके के थे, वह भी भाभी से पूछे बिना। कपड़े और सामान के लिए तो रीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जेवर का इस तरह से ले लेना रीना को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जेवर माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे जमा करके बेटी को देते हैं। इसलिए अपने जेवरों के लिए रीना ने मुंह खोल दिया था और बोला था कि दीदी ये जेवर मत लीजिए, मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनवाए हैं। तो नम्रता ने हंगामा मचा दिया था कि देखो आज ही विदा होकर आई और तेवर तो देखो, इस घर की मालकिन बन रही है, ननंद का हक होता है, ये इसे पता नहीं है। रीना ने बोला हाँ दीदी मुझे पता है, ननंद का हक होता है, इसलिए तो आपने मुझसे पूछे बिना मेरा सारा सामान खोल दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जेवर मेरे पापा की मेहनत के पैसों का बना हुआ है और ये मैं आपको नहीं दे सकती। आपका जो नेग मेरे मायके से आया वह अलग ट्रॉली में पड़ा हुआ है। रीना का इतना बोलना था कि नम्रता ने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया था। उसके साथ साथ नंदोई वीरेश ने भी आग में घी डालने का काम किया था और अपने सास ससुर से बोलने लगे कि आपकी बहू ने तो आते ही हमारी बेइज्जती कर दी, अब तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा और पता नहीं क्या क्या। इस पर रीना की सास ने नई नवेली दुल्हन को रूम में आकर बहुत डांट लगाई थी और बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी दामाद की बेइज्जती करने की, तुरंत चलकर मेरी बेटी दामाद से माफी मांगो। रीना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। उसने आदित्य की ओर देखा। आदित्य को अपनी बहन और बाकी घर वालों का स्वभाव बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से बोला माँ तुम अपनी बेटी को समझा दो, अभी भी खुद को छोटी बच्ची समझती है, क्या उसे इतनी अकल नहीं कि किसी का सामान उससे पूछे बिना नहीं लिया जाता। रीना कोई माफ़ी नहीं मांगेगी तुम्हारे बेटी दामाद से, उसने कोई बदतमीजी नहीं की है और अब वह मेरी धर्मपत्नी है, तो रीना की इज्जत मेरी इज्जत है और मैं अपनी पत्नी की इज्जत कम नहीं होने दूंगा, वह भी बिना किसी गलती के। जाकर अपनी बेटी दामाद को समझा दो कि मेरी पत्नी से दूर रहें। अब तो आदित्य की बातें सुनकर पूरे घर में हंगामा मच गया। सास ससुर देवर ननंद सब एक साथ चिल्लाने लगे कि देखो आज ही विदा होकर आई लड़की ने आते ही घर में लड़ाई करवा दी और आज ही आई इस लड़की के लिए बेटा, माँ बाप, भाई बहन, बहनोई सबके खिलाफ हो गया। आदित्य ने बोला ये कोई लड़की नहीं मेरी धर्मपत्नी है, शादी की है मैंने इससे, तो इसके साथ तो कुछ गलत मैं होने नहीं दूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, कहकर वह रीना को अपने रूम में लेकर चला गया और उसके माँ बाप भाई बहन सब देखते रह गए। फिर 2 घंटे तक हंगामा चला। उस दिन के बाद से रीना और आदित्य की इस घर में कोई इज्जत नहीं रह गई थी। कोई उन्हें कुछ नहीं समझता था, लेकिन इससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोलता था कि जिसे जो करना है करे, जो गलत है वह गलत है और मैं गलत का साथ नहीं देने वाला। अब हर वक्त सास ससुर रीना को कुछ न कुछ ताना मारते ही रहते और हर बात वह आदित्य को तो नहीं बताने वह जाती। एक गिलास पानी भी वह अपनी सास को देती तो वही उसमें भी 10 कमियां निकाल देती। नम्रता ने तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की। उसके बाद आदित्य का अपनी नौकरी पर वापस जाने का समय आया। वह रीना को लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसकी सास ने ये बोलकर कि तुरंत नई बहू को लेकर जाना सही नहीं है, कम से कम 2 महीने यहाँ रहने दो, कहकर रीना को नहीं जाने दिया। और ये 2 महीने रीना के लिए काल बन गए। रीना 2 महीने तक वहीं रहेगी। ये सुनकर नम्रता भी अपने ससुराल नहीं गई और बोली, मैं भी 2 महीने भाभी के साथ रह लेती हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिले। और आदित्य और करण अपनी अपनी नौकरी पर चले गए। अब तो सास ससुर और नम्रता ने मिलकर रीना को बहुत ज्यादा सताना शुरू कर दिया। रीना के ससुराल वालों को पता था कि रीना का साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए अब उसे वह बुरी तरह से परेशान करने लगे। घर का सारा काम सास और नम्रता ने रीना के सर पर डाल दिया और बात बात पर उसे ताना मारते। यदि रीना फोन पर किसी से बातें कर रही होती तो उसके ससुर पूरे घर में जोर जोर से चिल्लाते हैं कि पता नहीं किससे बातें करती रहती है, कैसा चरित्र है मेरी बहू का, इतनी बातें भला कौन करता है, फोन की दूसरी साइड कौन है, किसने देखा। ये सब सुनकर रीना के तन बदन में आग लग जाती। उसे लगता तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन वे आदित्य को परेशान नहीं करना चाहती थी और सोचा चलो 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद तो सब ठीक हो जाएगा। रीना विरोध भी करना चाहती तो कर नहीं पाती, क्योंकि वे तीनों मिलकर एक हो जाते और उसे अकेला कर देते, इसलिए उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। रीना के घर की काम वाली रोज यहाँ सब देखती थी और बोलती थी ये गंदे लोग हैं। कभी रीना की सास नम्रता बोलते इसे खाना बनाना नहीं आता, कभी बोलते इसे खाना खाना नहीं आता, कभी उसके ससुर बोलते इसे दूसरों के सामने बात करने की तमीज नहीं है, कभी उसके ससुर बोलते नाम की डिग्री ले रखी है, पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, पैसे देकर डिग्री खरीदी होगी, वगैरह वगैरह बोलकर उसे बेइज्जत करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। रीना को मन होता कि वे इनका मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन वे अकेले बवाल नहीं करना चाहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। रीना की सास ने उसे बाथरूम में गर्म पानी रखने को कहा। रीना ने बाथरूम में गर्म पानी रख दिया तो सास ने बोला, जानबूझकर मुझे जलाने के लिए इतना गर्म पानी रखा था, मेरा तो दिल किया कि वे बाल्टी तेरे ऊपर ही लाकर डाल दूं। अब रीना के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने बोला, हिम्मत है तो डालकर देखिए, फिर देखिए मैं क्या करती हूँ। समझ क्या रखा है मुझे, मेरी पढ़ाई का ताना मारते हैं ना, मेरे साथ कुछ करके देखिए, फिर पता लगेगा अब मैं क्या हूँ। आज रीना ने पूरा रौद्र रूप अपना दिखा दिया था। उस दिन नम्रता ने उससे बोला, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम अकेली हो, समझी ना, तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है। रीना ने बोला, मैं अकेले ही तुम तीनों के लिए काफी हूँ, सुधर जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रीना की आंखें देखकर उसके सास ससुर और नम्रता को डर लगा कि अभी वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। रीना सीधा अपने रूम में गई और जोर से अपने रूम का दरवाजा बंद किया और सीधा आदित्य को फोन लगाया और बोला, मैं इन जानवरों के साथ इस घर में नहीं रह सकती, तुरंत आकर मुझे लेकर जाओ। फोन पर मैं सारी बातें नहीं बता सकती, बस इतना जान लो तुम्हारे माँ बाप और बहन इंसान नहीं है और मैं उनके साथ रही तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आदित्य को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह बोला, चिंता मत करो, मैं कल आता हूँ। अगले ही दिन आदित्य आ गया और बोला, मैं रीना को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ ने बोला, पागल हो गया, मैंने बोला था ना 2 महीने तक यहीं रहेगी। आदित्य ने बोला, नहीं, वह मेरी पत्नी है और वह मेरे साथ रहेगी, इसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और वह रीना को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद क्या अनजानी सी दुश्मनी रीना और उसके सास ससुर और नम्रता और देवर करण में हमेशा से बनी रही, जो आज भी कायम है। इसके बाद यदि रीना और आदित्य 2 दिन के लिए भी वहाँ गए तो उन लोगों ने बात बात पर इन दोनों को ताने मारे और बेइज्जती की। 2 दिन भी उनका वहाँ रुकना मुश्किल कर दिया।
उन्हें घर की कोई बातें नहीं बताते थे, किसी फैसले में उन्हें शामिल नहीं करते। पर हाँ, ये उम्मीद जरूर करते थे कि बहू आइए तो सारा घर अपने कंधों पर संभाल ले। रीना यदि 2 दिन के लिए भी जाती तो उसके ऊपर सारे घर का काम पड़ जाता है, कोई कुछ नहीं करता। रीना और आदित्य सिर्फ एक नाम का रिश्ता निभा रहे थे और उसके सास ससुर देवर ननंद एक स्वार्थ का रिश्ता निभा रहे थे। साथ ही साथ रीना के सास ससुर पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर रीना और आदित्य की शिकायतें भी करते थे, लेकिन मोहल्ले वाले पहले से जानते थे कि ये लोग कैसे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि गलती किसकी होगी। इसलिए रीना और आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार तो हद ही हो गई। रीना माँ बन चुकी थी और अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर कोई रस्म निभाने के लिए ससुराल आई थी। रीना के ससुराल वाले इतने नीच थे कि उन्हें ये भी नहीं दिख रहा था कि रीना का इतना छोटा बच्चा है जिसे माँ की देखभाल की जरूरत है। उन्होंने रीना के सर पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी और उसके बच्चे को भी कोई नहीं पकड़ता था। अब वह अपना बच्चा देखे या घर। बच्चा भूख से रोता था पर उसे दूध पिलाने का वक्त नहीं होता था। उन नीच लोगों को ये भी नहीं दिखता था कि वह बच्चा उनका अपना पोता है, उनका अपना खून है। उनके लिए तो बस अपनी बेटी के बच्चे अपने थे और उनके अपने खुद के दोनों बच्चे, उनकी बेटी नम्रता और उनका छोटा बेटा करण, जो कि उन्हीं की तरह मक्कार और धूर्त थे, क्योंकि बड़ा बेटा आदित्य उनके जैसा गंदी फितरत का नहीं था। इसलिए वह कभी भी उनका अपना नहीं था और ना हो सकता था। तो फिर उसके बीवी बच्चे उनके अपने कैसे हो सकते थे? अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाने के कारण रीना और आदित्य ने तय किया कि वह यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी रस्म हो। उनके लिए पहले उनका बच्चा पहले जरूरी है और वह वहाँ से चले गए। रीना के सास ससुर हंगामा करते रहे पर उन्होंने उनकी एक ना सुनी और बोले, जब आप लोगों को हमारे बच्चे की कोई कद्र ही नहीं तो उसके लिए रस्म करने से क्या फायदा। हम जा रहे हैं, हमारे लिए हमारा बच्चा पहले जरूरी है। अब तो रीना के सास ससुर अपनी बहू से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। उसके बाद रीना और आदित्य कभी भी वहाँ नहीं गए। आज 3 साल के बाद वे अपने घर आए थे, वह भी छोटे भाई करण की शादी में, जो कि उसके माँ बाप ने उन्हें बिना कुछ बताए चोरी छुपे तय की थी और उन्हें आखिर के 1 हफ्ते में बताया कि तुम्हारे छोटे भाई की शादी है। सुनकर बहुत झटका लगा रीना और आदित्य को कि घर में छोटे बेटे की शादी है और घर के बड़े बेटे और बहू को ही मेहमानों की तरह बताया जा रहा है और उन्हें कुछ पता ही नहीं लगने दिया था। आदित्य तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन रीना ने कहा जाने दो, आज तक कौन सा हमारे साथ उन्होंने अच्छा किया है जो अब करेंगे, हमें कौन सा उस परिवार का सदस्य समझा है, जाने दो, तुम्हारे भाई की शादी है, वे फर्ज भी निभा देते हैं ताकि कुछ बोलने को ना बचे। उसके बाद तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ रहने का कोई मतलब है कि भूल जाओ तुम्हारी भी कोई जिंदगी है और उनके नौकर बनकर रहो। रीना और आदित्य 1 हफ्ते पहले अपने घर आ गए और जैसा कि हर बार होता था, रीना के आते ही घर के सारे काम रीना के सर पर डाल दिए गए, जिसे करते करते वह बुरी तरह से थक जाती थी। हाँ, घर के मुख्य फैसले और शॉपिंग करने की जिम्मेदारी उसकी ननंद नम्रता पर थी, जो कि वह बहुत मजे से करती थी, आखिर मालकिन जो थी घर की। लेकिन रीना ने सोचा छोड़ो, कुछ दिनों की बात है, मुझे क्या लेने देना, जिसे जो करना है करें। हाँ, लेकिन रीना अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती थी। यही सोचते सोचते रीना की नींद खुल गई और उसने देखा कि बस अब बारात अपनी जगह पर पहुंचने ही वाली है। रीना ने सोचा चलो अब शादी हो जाए तो उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊं, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा दिन तक रहना मतलब सरदर्द और परेशानियाँ। रीना को और अधिक दुखी करने के लिए सहबाले के रूप में नम्रता के बेटे को बिठा गया था, जबकि घर में सबसे छोटा रीना का बेटा था और सहबाला उसे बनाना चाहिए था। नम्रता मजे से अपने 10 साल के बेटे को लेकर दूल्हे की कार में बैठी हुई थी, क्योंकि वह सहबाला था और रीना अपना छोटा बच्चा लेकर पीछे बस में बैठी हुई थी। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इतना छोटा बच्चा बस में कितना परेशान करेगा, क्योंकि ये सब कुछ तो जानबूझकर रीना को बेइज्जत करने के लिए किया गया था। लेकिन रीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए भी अब उसके ससुराल वाले कोई मायने नहीं रखते थे। वह तो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। खैर, बारात अब जगह पर पहुँच चुकी थी। बारात में रीना की सास नहीं आई थी, वे घर पर ही दुल्हन के स्वागत के लिए रुकी थी। रीना के देवर और नम्रता ने लड़की वालों के सामने काफी ड्रामे किए थे
और लड़की वालों को ये समझ में आ चुका था ये लोग कितने अच्छे लोग हैं। और ये सारी नौटंकी के साथ दुल्हन खुशी विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल चुकी थी। जब घर की छोटी बहू खुशी अपने ससुराल पहुंची तो उसके साथ भी वही सब हुआ जो कि रीना के साथ हुआ था। लेकिन रीना को बहुत अच्छे से पता था कि करण आदित्य जैसा अच्छा स्वभाव का नहीं है, बल्कि अपने माता पिता और बहन के जैसे धूर्त थे और वह खुशी का साथ कभी नहीं देगा। और वही हुआ। खुशी के सास ससुर और नम्रता के साथ साथ उसका पति करण भी उसे परेशान करने लगा। रीना को आज अपनी देवरानी के लिए बहुत तरस आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका साथ देने के लिए कम से कम उसका पति हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। और अब इस बेचारी का क्या होगा? इसका तो पति भी इन्हीं की तरह राक्षस है। इसका तो जीवन मुश्किल हो चुका है। अगले दिन देवरानी ने दबी जुबान में घर वालों के बारे में पूछा तो रीना ने सारी सच्चाई बता दी और बोली, मैं तो भाग्यशाली थी कि मेरा पति अच्छा था, लेकिन तुम्हारा तो पति भी उन्हीं के जैसा है। रीना ने बोला, यहाँ जीवन कटना बहुत मुश्किल है। शायद जब तुम अपने पति के साथ उसकी नौकरी वाली जगह पर चली जाओ तब कुछ शांति मिल जाएगी, क्योंकि इस घर में तो बहू की कोई औकात नहीं है। और यदि बहू का साथ उसका पति दे दे तो फिर बेटे की भी कोई औकात नहीं है, जैसे मेरे पति की नहीं है। पर तुम्हारे पति की है, क्योंकि वह अपने माँ बाप के साथ हर कुकर्म में शामिल रहता है। देवरानी ने बोला, भाभी आप चिंता मत करो, आप अपने घर जाइए, इन लोगों को मैं देख लूंगी। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, अभी ये मुझे ठीक से जानते नहीं है। रीना ने बोला, अच्छा ऐसा क्या करती हो? खुशी ने बोला, मैं एक एनजीओ में काम करती थी और मेरा यही काम था कि जिन महिलाओं के साथ घरेलू उत्पीड़न होता है उन्हें कैसे उस उत्पीड़न से छुटकारा दिलाना है। और मुझे सारे कानून भी पता है। मेरे ससुराल वालों को ये तो पता था कि मैं एक एनजीओ में काम करती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं किसी एनजीओ में और क्या काम करती थी। शादी के कुछ दिन पहले मैंने अपना काम छोड़ा है, लेकिन क्या इससे मेरी जानकारी और पहुंच कम हो गई है? क्या कर वह हंसी। देवरानी की बातें सुनकर आज रीना को समझ में आ चुका था कि अब शेर को सवा शेर मिल चुका है। अब इन लोगों की हेकड़ी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं, इसलिए वह खुशी खुशी चली गई। कुछ दिनों बाद ही फोन पर खुशी ने बताया, दीदी अब आप जब चाहें इस घर में आ सकती हैं। किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी कुछ भी कहने की या करने की, और खास करके हमारी प्यारी ननंद नम्रता और नंदोई वीरेश की, जो खुद को इस घर की मालकिन सा और मालिक समझते थे। दोनों को उनकी औकात दिखा दी है और साथ ही साथ आपके देवर को भी लाइन पर ले आई हूँ। उन सबको समझ में आ चुका है कि मुझसे उलझना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। और इन सब की हालत देखकर हमारे प्यारे सास ससुर खुद ही अपने दायरे में आ गए हैं, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं पहले उंगली टेढ़ी करती हूँ, और अगर उसके बाद भी नहीं निकलता तो मैं घी के डिब्बे को सीधा गैस पर रख देती हूँ। कहकर खुशी हंसी और खुशी की हंसी में रीना को बहुत सुकून मिल रहा था। दोस्तों, क्या खुशी ने अपने ससुराल वालों को सबक सिखाकर सही किया? और क्या यही काम रीना को बहुत पहले कर लेना चाहिए था? दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।